मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे C9 जो कि आपका पेपर है अधिगम के लिए आकलन यूनिट 4 से है, जो कि यूनिट 4 जो है आपका है व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आकलन, देखिए ये यूनिट 4 है। इसके अंतर्गत आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, आज जो हमारा टॉपिक होगा शिक्षा में आज का जो हमारा टॉपिक होगा यानी जो प्रकरण होगा शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है, जो कि हमारा लेक्चर आज का हो जाएगा 4। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैं इससे पहले जो भी प्रीवियस कक्षाएं मैंने ली आपको, उसमें मैं पहले बताया था बुद्धि के बारे में। मैंने क्या बताया था, मैंने उस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता रहा हूँ। यानी कि बुद्धि वह तार्किक शक्ति होती है, यानी कि वो सोचने समझने की शक्ति होती है जिसके द्वारा हम लोग किसी चीज़ को सोचते हैं। यानी कि जब हम लोग किसी कार्य को करते हैं तो कार्य के करने के उपरांत, यानी कि उस कार्य को करने से पहले अपनी मानसिक क्रिया के द्वारा उसके बारे में जो सोचते हैं और सोचने के बाद उस कार्य को करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में सोचते समझते हैं स्वयं से और फिर उस कार्य को पूर्ण रूप से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्य के अगर देखिए प्रत्येक, मैंने इसमें ये भी बताया था कि बुद्धि को हम लोग क्या कर सकते हैं, बुद्धि को हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मापन कर सकते हैं। मापन कैसे कर सकते हैं, यानी कि हमारे बोलने के तरीके से, हमारे कार्य करने के तरीके से, कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, कैसा कार्य करता हूँ, तो उसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, कार्य करने वाले या बोलने वाले व्यक्ति का एक बुद्धि मापन की क्षमता को जान लेता है कि इसकी बुद्धि इतनी तीखी सीमित रहती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होता है यहाँ पर शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता। तो देखिए जहाँ तक अगर शिक्षा के क्षेत्र में जानते हैं, तो अगर शिक्षा से देखते हैं तो शिक्षा क्या है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का जीवन क्या होता है, सफल होता है। यानी कि व्यक्ति एक शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन में क्या करता है, निरंतर आगे की ओर बढ़ता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर बुद्धि परीक्षण की देखते हैं तो निम्नलिखित उपयोगिता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या उपयोगिता है, उस उपयोगिता के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कहता है, सबसे पहले कहता है सर्वश्रेष्ठ बालक का चुनाव, पहला ये आता है। तो देखिए शिक्षा के बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता के अंतर्गत पहला देता है सर्वश्रेष्ठ बालक का चुनाव, यानी कि शिक्षा के द्वारा ही, मैंने आपको क्या बताया, शिक्षा ही जो व्यक्ति को निरंतर आगे की ओर ले जाता है। तो शिक्षा के द्वारा ही एक अच्छे बालक का चुनाव होता है। अब कैसे चुनाव होता है, देखिए व्यक्ति जो पढ़ा लिखा रहता है तो क्या होता है, उसके सोचने समझने की, बोलने विचारने की जो भी क्रियाएं होती है क्या होती है, अलग होती है। अब वो निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, वो उसके ऊपर भी निर्भर करता है। कैसे अपने आप को वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है एक शिक्षक के द्वारा, कैसे अपने आप को ले रहा है अपने अंदर में। क्योंकि उसकी अगर किसी बालक की अगर शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से अगर 100% अच्छे ढंग से होती है तो क्या हो जाता है, वो बालक का सोचने समझने कार्य करने की क्षमता क्या हो जाता है, एक अशिक्षित व्यक्ति से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। यानी कि यह व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करता है, एक बालक जो होता है वो जो भी कार्य करेगा वो क्या करेगा, पूर्ण रूप से अच्छा करेगा, सोचकर समझकर। तो पहला यहाँ कहता है सर्वश्रेष्ठ बालक का चुनाव, पहली उपयोगिता हो जाती है। दूसरा कहता है छात्रों का श्रेणीकरण करना। देखिए छात्रों का श्रेणीकरण मतलब कि उसको श्रेणी में रखना। जैसे कि ये हम लोग देखते हैं, जैसे कि अब विद्यालय में, जब हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं जब विद्यालय में पढ़ते हैं तो हमारे कक्षा में अगर 50 छात्र तो 50 छात्र क्या होते हैं, अलग अलग मेंटेलिटी के होते हैं। उन लोग की जो भी सोचने समझने की क्रियाएं होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। वो सभी लोग किसी प्रकार की, मतलब जो भी कुछ पढ़ते हैं क्या होते हैं, अलग अलग रूप से। पढ़ने का तो फिर एक होता है लेकिन समझते क्या है, अलग अलग तरीके से होते हैं। कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे बीच में बहुत ऐसे बच्चे बैठे रहते हैं जो क्या करते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं। तो उस स्थिति में शिक्षक क्या करती है, उस कमज़ोर बच्चे को उठाकर एक क्रम से क्या करते हैं, वो दूसरे, यानी कि दो बच्चे, यानी कि जब शिक्षक देखते हैं कि क्या कहा जाता है कि दो छात्र हैं
होशियार है तो उनके बीच में बैठा दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है, एक वो श्रेणी में यानी कि उसको एक लेवल में लाने का शिक्षक प्रयत्न करते हैं। दूसरा ये हो जाता है। तीसरा होता है शिक्षकों का चयन। देखिए बुद्धि परीक्षण में की उपयोगिता में शिक्षकों का भी चयन बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। कैसे रखता है, देखिए हम लोग जानते हैं कि सभी कोई शिक्षक, देखिए पढ़ाई सब कोई करते हैं, पढ़ते सब कोई है, लेकिन कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी डिग्रियाँ रहती है लेकिन नॉलेज पता नहीं रहता है। तो ये बुद्धि परीक्षण के द्वारा शिक्षकों का चयन कैसे किया जाता है, यानी कि जो विषय के अंतर्गत जो शिक्षक किसी विद्यालय में पढ़ाने के लिए अगर अपना नियुक्ति देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वहाँ पर जो भी विद्यालय में जो प्रिंसिपल हो जाते हैं या कोई भी होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, उस सब्जेक्ट के बारे में उनसे पूछा जाता है। वो ये जानने का प्रयत्न करते हैं, क्या जानने का, कि वो शिक्षक अपने विषय में कितने रूप से यानी कि कितने प्रतिशत पूर्ण रूप से क्या उस विषय को जानता है, क्या वो पढ़ा सकता है कि नहीं, अगर वो पढ़ा रहा है तो किस ढंग से पढ़ाता है। तो ये जो होता है ना शिक्षकों का चयन, ये हम लोग अक्सर देखते हैं क्या, जब एक विद्यालय में किसी नए शिक्षक जाते हैं तो उसका डेमोस्ट्रेशन के अंतर्गत देखा जाता है। फिर डेमोस्ट्रेशन के बाद क्या किया जाता है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है। जब वो उस लायक होते हैं यानी कि पूर्ण रूप से जब वो अपनी कार्य को 100% सही देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उनकी जॉब हो जाती है। तो यहाँ पर कहता है कि अगर बुद्धि परीक्षा में देखते हैं तो शिक्षकों का चयन का भी बहुत उपयोगिता है। नेक्स्ट आपका आता है तीव्र बुद्धि के छात्रों के लिए। तीव्र बुद्धि के छात्र कहिए या बालक के लिए भी शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता है। अब कैसे उपयोगिता है, देखिए तीव्र बुद्धि के छात्रों के लिए कैसे उपयोगिता है, यानी तीव्र बुद्धि, तीव्र मतलब क्या होगा, जो ज़्यादा ये होते हैं तेज हो गए। तो यहाँ पर कहता है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो विशेष शिक्षा का प्रबंध कर तीव्र बुद्धि के छात्रों के लिए क्या किया जाता है, शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अगर इसी के अंतर्गत मंद बुद्धि वाले आते हैं तो उनके लिए क्या किया जाता है, एक शिक्षक के द्वारा उनके लिए क्या किया जाता है, एक शिक्षक के द्वारा उनके लिए ये किया जाता है कि क्या करते हैं शिक्षक, जिस तरह इनके लिए एक विशेष यानी कि विशेष यहाँ पर कहता है जिस प्रकार मतलब तीव्र बुद्धि वालों के लिए एक अलग शिक्षा का प्रबंध होता है, इसी मंद बुद्धि वालों के छात्र बालक के लिए भी क्या कहा जाता है, एक शिक्षा की व्यवस्था होती है। अब जैसे कि मंद बुद्धि के अंतर्गत अब क्या कर रहा है, उन लोग का बहुत सारे आपका शिक्षा व्यवस्था में देखें। अब वहाँ पर शिक्षक ये जानने का प्रयत्न करें कि अगर बच्चा तेज है तो किस कारण से तेज है, तो उसको और आगे बढ़ाइए। अगर थोड़ा सा पढ़ने लिखने में क्या है कमजोर है तो वो तो छात्र के व्यवहार से शिक्षक को मालूम चल जाता है। तो उसमें क्या करते हैं शिक्षक, उनके लिए भी एक अलग व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट कहता है पिछड़े हुए बालकों का चुनाव। पिछड़े हुए बालकों का चुनाव से क्या तात्पर्य है, यानी कि देखिए शिक्षा में बुद्धि परीक्षण के द्वारा पिछड़े हुए बालकों का चुनाव क्या हो जाता है, सरलता से किया जाता है। नेक्स्ट कहता है अपराधी एवं समस्यात्मक बालक का चुनाव। देखिए अपराधी एवं समस्यात्मक बालक का चुनाव, तो इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है, बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है। तो एक शिक्षक या एक व्यक्ति जानना ये चाहता है, जानने का प्रयत्न कर कि बालक अगर अपराधी बना तो क्यों बना, उसके सामने क्या समस्या उत्पन्न हुई कि वो अपराधी बना। अब उस समस्या को वो निदान क्या करता है, उस समस्या का वो निदान करने का प्रयत्न करता है ताकि वो बालक क्या करे, अपने जो भी गलत कार्य है वो पूर्ण रूप से छोड़ दे, तो वो भी आसानी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट कहता है बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य। देखिए जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया, इसके पहले आपको क्या बताया, हमारे छात्र यानी कि विद्यालय में बहुत ऐसे छात्र पढ़ते हैं लेकिन उनके सोचने समझने की शक्ति क्या होती है, अलग अलग होती है। जो जितना बच्चा यानी कि जो जितनी जिसकी सोचने समझने की क्षमता होती है वो उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार बालकों की जो क्षमता होती है, यानी कि क्षमता यानी क्या होता है, यहाँ एबिलिटी कहता है, प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, अलग होता है। तो अगर बालक, जिस बालक का जितना कार्य करने की क्षमता होती है वो शिक्षक क्या करता है, उसको जानकर, उसको देखकर पहचान लेता है कि हाँ ये छात्र का एबिलिटी इतना ही है, यानी कि उसकी क्षमता इतना ही है, वो इससे ज़्यादा कार्य नहीं कर सकता। तो यानी कि वो भी क्या हो जाता है, बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट कहता है शैक्षिक निर्देशन। अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखते हैं कि अगर एक शिक्षक के द्वारा छात्र को जो निर्देश दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, बहुत ही सोच समझ कर इस प्रकार से दिया जाता है कि छात्र आसानी से क्या करे, उस चीज़ को समझ सके कि शिक्षक कहना क्या चाहते हैं। यानी यहाँ पर कहता है शैक्षिक निर्देशन, यानी कि क्या कहा जाता है, ये एक शिक्षक के द्वारा
यानी कि इस प्रकार से छात्रों को प्रस्तुत किया जाता है, इस प्रकार से बोला जाता है कि छात्र क्या करे, आसानी से उस चीज़ को समझ सके, जान सके, पहचान सके कि शिक्षक क्या कहना चाहते हैं। और उसके साथ ही साथ यह भी बुद्धि परीक्षण की अंतर्गत यह देखा जाता है कि अगर कोई छात्र पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज हैं, अच्छी ढंग से पढ़ते लिखते हैं, तो क्या किया जाता है, उनको शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर क्या करना है, और निरंतर आगे बढ़ने के लिए एक शिक्षक के द्वारा या अभिभावक के द्वारा क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है कि वो छात्र निरंतर क्या करे, आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाए। तो ये हो जाता है शैक्षिक निर्देशन। तो ये कब पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल कब होगा, जब सामने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से पढ़ा लिखा रहता है, तो या जो बताने वाला हो, चाहे वो शिक्षक हो, एक बालक को बताए, या उसके माता पिता हो, जो भी अगर बता रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो देखने का प्रयत्न करते हैं कि उनका जो बच्चा है कितना कुछ जाना, कितना कुछ समझा। आगे बढ़ते हैं व्यावसायिक निर्देशन में। तो देखिए व्यावसायिक निर्देशन में अगर हम लोग देखते हैं, तो व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, शिक्षक छात्रों की बुद्धि क्षमता को मापता है, जानने का प्रयत्न करता है कि छात्र क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या कर सकता है, कितना कर सकता है। तो इस स्थिति में शिक्षक क्या करते हैं, छात्र की पूरी योग्यता को नापने के बाद से क्या कहते हैं, अगर उनको लगता है कि ये छात्र व्यवसाय के, यानी कि बालक व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अत्यधिक जाना चाहता है, या उनकी रुचि उधर है, या उसी प्रकार से वो कार्य कर रहा है, तो शिक्षक क्या करते हैं, ऐसे बालकों को क्या करते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं कि वो कैसे आगे बढ़े। तो व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यवसाय के निर्देशन में भी क्या करता है, बुद्धि परीक्षण की बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता है। अगर दूसरे अगर अर्थ में देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर व्यावसायिक व्यक्ति है, तो अगर वो किसी चीज़ को खरीदता है या बेचता है, तो क्या करता है, वो सोच समझ कर बेचता है। क्योंकि अगर एक तो हो जाता है बालक के लिए कि बालक यानी कि जितना पढ़ा है, जिस क्षेत्र में उसकी रुचि, अगर व्यवसाय के अंतर्गत अगर उसकी रुचि आती है, तो शिक्षक उसको क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि आप उधर ही चल जाओ। और दूसरा कहता है कि अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय में है, ठीक है, तो व्यवसाय के अंतर्गत अगर है, अगर उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर वहाँ पर अगर किसी चीज़ को खरीदता है या बेचता है, तो क्या करता है, वहाँ पर वो अपने बुद्धि के अंतर्गत, यानी कि उसका भाव नहीं लगाता है। या कोई व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को कोई निर्देश देता है व्यवसाय के क्षेत्र में, तो किस प्रकार का निर्देश देता है, यानी कि अपनी सोच क्षमता के अंतर्गत उसको निर्देश देता है। और सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, उसके अंतर्गत सोचता है, करता नहीं है, क्योंकि उसके पास भी अपना खुद का क्या है, बुद्धि है। वो सुनता है, सुनने के बाद सोचेगा, और उसके उपरांत अगर उसको अच्छा लगता है तो वो चीज़ करता है। तो ये व्यवसाय निर्देश में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण रखता है। दूसरा कहता है छात्रों की भावी सफलता का ज्ञान। देखिए छात्रों की भावी सफलता से क्या तात्पर्य है, यानी कि देखिए जो बच्चे जितने पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, निरंतर आगे की ओर बढ़ते, क्या होती है, उनकी जो मंजिलें होती है निरंतर क्या होती है, मिलते रहती है, प्राप्त होते रहती है। तो छात्रों की भावी सफलता का ज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर कहता है कि छात्र अगर किसी भी क्षेत्र में अगर सफल हो रहे हैं, तो उसका मुख्य कार्य क्या है, वहाँ पर उसका मुख्य योग्यता जाता है परीक्षण के अंतर्गत, बुद्धि परीक्षण के उपयोगिता के अंतर्गत। क्योंकि वो जो चीज़ सुन रहे, जो चीज़ समझ रहा है, जो चीज़ बोल रहा है, उस चीज़ को क्या करता है, लिखता भी तो है, दूसरों के सामने पर प्रस्तुत करता है, जिस कारण से क्या होता है, वो निरंतर आगे की ओर बढ़ता ही चला जाता है। नेक्स्ट कहता है अनुशासन की समस्या के समाधान में सहायक। ये जो आपका अनुशासन, देखिए अगर बालक के अगर जीवन काल में देखते हैं तो बच्चे बहुत अनुशासित होते हैं, ठीक है, अनुशासन को नहीं मानने वाले होते हैं। तो अनुशासन यानी कि शिक्षा के द्वारा ही बालक के अंदर क्या किया जाता है, अनुशासन को पूर्ण रूप से क्या किया जाता है, उसके अंदर समावेश किया जाता है। यानी कि बच्चों को बताया जाता है कि कैसे वे अनुशासित होकर कैसे वो अपने जीवन को पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। अगर आगे की ओर अगर पूर्ण रूप से बढ़ा रहे हैं तो उनका जीवन कैसे सफल होगा, तो शिक्षा के द्वारा। अब वहाँ पर निर्भर करता है कि बच्चे जो शिक्षक के द्वारा जो बताया जा रहा है, बच्चे उस चीज़ को कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व करेंगे कैसे, बुद्धि के अंतर्गत। अब बुद्धि के अंतर्गत कैसे, वो सोच समझ कर। तो क्या कहता है, अगर अनुशासन को अगर शिक्षा के अंतर्गत देखा जाए तो शिक्षा के द्वारा ही क्या किया जाता है,
अनुशासन की जो भी समस्याएं होती है क्या किया जाता है, उसका उस समस्या का समाधान किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा C9 के अंतर्गत यूनिट 4 जो आपका आता है, यूनिट 4 में आज हम लोगों ने देखा शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता के बारे में, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 12 तरीके बताया, यानी कि 12 आपको यहाँ पर बुद्धि परीक्षण की 12 उपयोगिता के बारे में मैंने बताया, जिसके अंतर्गत बताया सर्वश्रेष्ठ बालक का चुनाव, दूसरा छात्रों का श्रेणीकरण करना, तीसरा शिक्षकों का चयन, चौथा तीव्र बुद्धि के छात्रों के लिए, नेक्स्ट कहता है मंद बुद्धि के छात्रों के लिए, नेक्स्ट कहता है पिछड़े हुए बालकों का चुनाव, अपराधी और समस्यात्मक बालक का चुनाव, नाउ नेक्स्ट आता है बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य, उसके बाद आपका आता है शैक्षिक निर्देशन, व्यवसाय निर्देशन, छात्रों की भावी सफलता का ज्ञान, अनुशासन की समस्या का समाधान में सहायक। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।